तुम बिन जिया जाए ना भाग 4। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आइए आज की स्टोरी पढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि सुबह होने को आ गई थी, इसीलिए उदय ना चाहते हुए बेड से उठकर अलमारी की ओर चला जाता है। उदय ने अपने कुछ कपड़े बैग में रखे, अब आगे और बैग पर पैक करने के बाद उदय ने बाजार से लाए हुए बैग से कुछ दवाइयाँ निकालकर बेड के पास रखे दवाइयों के डब्बे में रख दिया। बचपन में ही तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होने की वजह से आरोही काफ़ी कमज़ोर थी। कई बार तबीयत खराब होने पर और ज़्यादा चिंता करने से वो बेहोश भी हो जाया करती थी, जिसके लिए डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हुई थी। इमरजेंसी सिचुएशन में दवाइयाँ खानी ज़रूरी होती थी, इसीलिए उदय ने पहले ही उसकी ज़रूरत की सभी दवाइयाँ खरीद ली थी और अब वह उन दवाइयों के पास के ही दवाई के डब्बे में रख रहा था। उदय दवाइयाँ रखने के बाद अब जाने वाला था, क्योंकि सुबह हो गई थी, पर उसका दिल यहाँ से जाने को मान ही नहीं रहा था। उसे ही पता था आरोही के बिना देखे हुए उसने कितनी मुश्किल से वो 2 साल काटे हैं। जब आरोही बाहर देश गई थी और अब फिर वही होने वाला था। वो आरोही से दूर जा रहा है, उसे पता नहीं वह आरोही को देखे बिना अब कैसे अपने दिनों को काटेगा। जैसे जैसे हर एक मिनट बीत रहा था, उदय को यह समझने लगा था कि उसका आरोही से बिछड़ने का समय आ गया है। उदय की आंखों में आंसू थे, वह उठकर जाना चाह रहा था, पर जैसे वो अपने मन को समझाता कि अब जाना है, फिर उसका दिल कहता कुछ मिनट और रुक जाता हूँ। अब सुबह के 6 बजने वाले थे। उदय को पता था दादी माँ जागने वाली हैं, इसीलिए अब उसे जाना ही होगा। उदय आरोही की ओर देखते हुए बेड से उठ जाता है और धीमे कदमों से वह दरवाजे की ओर जाता है। वह दरवाजे तक पहुंचा ही था, फिर पता नहीं उसके मन में क्या आता है। वह दोबारा आरोही के पास चला जाता है और आरोही के चेहरे की ओर झुक हल्के से आरोही के होठ पर चूम लेता है और उसके बाद तुरंत ही अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ बैग लेकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। फ़ोन की घंटी बजने के कारण आरोही की नींद खुली और नींद खुलते ही उसने तुरंत सोफे की ओर देखा, पर सोफे पर उदय को ना पाकर आरोही बेचैन होने लगती है। आरोही ने अपनी नज़र बाथरूम की ओर की तो उदय बाथरूम में भी नहीं था। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसके मन में यह डर सताने लगा कि उदय उससे मिले बिना ही चला गया। आरोही जल्दी जल्दी बेड से उठकर कमरे के चारों ओर उदय को ढूंढती है और वो कमरे में ना पाकर नाइट सूट में ही उदय को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। आरोही पूरे बंगले में उदय को ढूंढ रही थी, पर उदय कहीं नहीं मिला। उदय को ढूंढते हुए पूरा समय आरोही की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आरोही बंगले से निकलकर गार्डन में उदय को ढूंढने लगती है, पर वहां भी उसे ना पाकर वह वहीं गार्डन के जमीन पर बैठकर रोने लगती है। तो क्या तुम मुझसे मिले बिना ही चले गए? यह कहते हुए आरोही गार्डन की ज़मीन पर ही बैठ जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे कमरे में आइए। दादी जी की कठोर आवाज़ सुनते ही आरोही, जो अभी ज़मीन पर ही बैठी रो रही थी, वह घबरा जाती है और घबराहट में खड़ी होने लगती है। घबराहट के कारण वह अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाती है। आप हमारे परिवार का और हमारा कितना तमाशा बनवाएंगी। इस वक्त आप हमारे घर की बहू हैं और राजपूत खानदान की बहू ऐसे नीचे ज़मीन पर बैठकर नौकरों के सामने रोया नहीं करती, और कितना शर्मिंदा करना चाहती हैं हमारे परिवार को, दादी जी ने कठोर आवाज़ में कहा। दादी जी की ऐसी कठोर बातें सुनकर आरोही को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर उसे पता था अगर दादी जी ने उसे ऐसे रोते हुए देखा तो उनका गुस्सा कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आरोही दादी जी की ओर गुस्सा नहीं दिलवाना चाहती थी, इसीलिए कोशिश कर अपना रोना कम किया, पर वह अभी भी धीमी धीमी सिसकियाँ ले लिए जा रही थी। अपना रोना बंद करिए और अपना पहनावा ठीक कर 10 मिनट के अंदर हमारे कमरे में आइए, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। दादी जी इतना कहने के बाद आरोही को वहीं गार्डन में छोड़कर बंगले के अंदर चली जाती हैं। दादी जी के वहाँ से जाने के बाद आरोही भी उठकर तुरंत बंगले के अंदर चली जाती है। आरोही ने जल्दी जल्दी नहाकर अपने कपड़ों को बदला और दादी जी के कमरे की ओर चली गई। दादी जी
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आरोही ने दादी जी के खुले हुए दरवाजे को खटखटाते हुए कहा। आरोही की आवाज़ सुनते ही दादी जी उसे कमरे में अंदर आने का इशारा करती है। दादी जी के अंदर आने का कहते ही आरोही तुरंत दादी जी के कमरे में आ जाती है। उनके सामने चुपचाप खड़ी हो जाती है। हमें पता चला कि उदय बेटा बाहर देश चले गए हैं। यह सब आपकी ही गलती है। अगर आपकी शादी हमारे पोते से नहीं हुई होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हमारा पोता हमें छोड़कर नहीं जाता। सब आपकी ही गलती है। पहले हमारे बेटे बहू को हमसे दूर कर दिया, अब हमारे पोते को भी हमसे दूर करना चाहती हो। आपके हमारे बीच एक डील हुई थी, याद है ना उस डील के बारे में? भूल तो नहीं गई हो ना उस डील को? हम आपको एक बार वापस याद दिला देते हैं कि हमें अपना वारिस किसी भी कीमत पे चाहिए। ये शादी सिर्फ हमने अपने वारिस पाने की ख्वाहिश में होने दी है। हमने आपको शादी वाले दिन ही बता दिया था। डॉक्टर ने कह दिया है अब हम लास्ट स्टेज पर हैं। हमारे पास 2 साल से ज़्यादा का समय नहीं बचा है। हमें जल्द से जल्द अपने वारिस से मिलने की खबर चाहिए। आप हमें कोई खबर देने की बजाय हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। आपकी वजह से उदय बेटा यहाँ से बाहर चले गए हैं। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो आप बता दो, हम कल ही वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे और किसी और से हमारे पोते की शादी करवा देंगे। दादी जी के बड़ी कठोरता से आरोही से यह सब कहा। दादी जी की आखिरी बात सुनकर तो मानो आरोही का जैसे दिल ही टूट गया हो। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और दर्द में उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह दादी जी से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर दादी जी के गुस्से के आगे उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। दादी जी जिनके गुस्से के आगे आरोही कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी और उनकी तबीयत भी ज़्यादा ना ख़राब हो जाए इतना गुस्सा करने से। इसीलिए वह उनकी कही हर बात को मान बस चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। आपको ये याद रखना होगा, हमें आपकी ज़रूरत नहीं, आपको हमारी ज़रूरत है। इसे कभी भुला मत करो। ना जाने कौन सा वो मनहूस दिन था जिस दिन हमारे बेटे बहू ने आपको इस घर में लेकर आए थे। हमारा पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। आपको एक मौका चाहिए था। आप हमारे पोते से शादी करना चाहती थी और इतनी सारी चालें चली, पर आखिर आपने हमारे पोते से शादी कर ही ली। तो अब क्या? जब आपको एक मौका मिल गया है तो उस पर कुछ कर क्यों नहीं रही हो? आपकी वजह से हमारा पोता बाहर देश चला गया। अब वह अकेले रहेगा हमसे दूर, सिर्फ आपकी वजह से। दादी जी बिना रुके आरोही को कड़वी बातें सुनाती रही। दादी जी को 2 साल पहले ही कैंसर हो गया था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था और डॉक्टर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अब उनके पास ज़्यादा समय ही नहीं बचा है। इसीलिए दादी जी उदय की शादी के लिए इतना जोर दे रही थी। वह चाहती थी कि उनके जाने के पहले वह आखिरी बार उदय के बच्चे को अपनी गोद में खिला ले। पर वह जिससे उदय की शादी करवाना चाहती थी, उससे उसकी शादी नहीं हो पाई और आरोही से हो गई। दादी जी कभी नहीं चाहती थी कि उदय की शादी आरोही से हो, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उस वक्त अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए और वारिस पाने की ख्वाहिश में दादी जी ने आरोही को ही मंडप में बिठा दिया था और उन्हें पता था कि आरोही उनकी बातों को कभी नहीं टालेगी। और वही हुआ। आरोही ने उदय से शादी भी की और दादी जी की रखी गई हर शर्तों को माना भी, और एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंस गई थी जिससे सबकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला था। फिर भी उसने दादी जी की शर्तों को मानकर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। आरोही ने कुछ समय की खुशी के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को चुन लिया और उदय से शादी कर ली, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि वह कॉन्ट्रैक्ट उसकी और उदय की ज़िंदगी में कौन सा तूफान लेकर आएगा। अब कुछ कहोगी या ऐसे चुप ही बैठना है? रोने के अलावा कुछ नहीं आता क्या आपको? हमने कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट की डील याद है भी या नहीं? हमें साफ साफ बताओ कि आपसे हो पाएगा या नहीं। हमारा समय बर्बाद मत करो, दादी जी ने चिल्लाकर आरोही से कहा। दादी जी की तेज़ आवाज़ में आरोही काँप जाती है। वह अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर दादी जी की ऐसी बातें सुनकर उसकी सारी कोशिश फेल हो रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे।
वो आरोही की होंठ काँप रहे थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। लगता है अपनी डील भूल गई हो, इसीलिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। इतना समय हो गया है और तुमने अब तक कोई अच्छी खबर नहीं दी है। आरोही के चुप रहने पर दादी जी ने दोबारा कहा, उदय बेटा ने हमें बताया भी नहीं कि वह यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हम उन्हें जाने से रोक लेंगे और इसीलिए वह हमें बिना बताए ही चले गए। और अब जाकर उन्होंने हमें बताया कि वह यहाँ से चले गए हैं। आप तो उनके साथ एक कमरे में रह रही थी ना, और आपको पता भी नहीं चला कि उदय बेटा बाहर जाने वाले हैं। अब उनके जाने के बाद सुबह पागलों की तरह उठकर ऐसे कपड़ों में उदय बेटा को पूरे बंगले में ढूंढ रही हो। पहले तो आप उसे रोक नहीं पाई, फिर वैसे कपड़ों में पूरे बंगले में घूम कर हमारी बेइज्जती कर रही हो। दादी जी ने आरोही से कहा, सॉरी दादी जी, पर सच में मुझे कुछ पता नहीं था। आरोही ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बड़ी हिम्मत जुटाकर दादी जी से कहा, नहीं दादी जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि उदय बाहर जाने वाले हैं। प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि उदय यहाँ से जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। मैं नहीं चाहती कि उदय जाएं। प्लीज़ विश्वास कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। आरोही ने बड़ी विनम्रता से अपने आंसुओं को रोकते हुए दादी जी से कहा, तुम्हें हमें तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना ही नहीं है। ना जाने कहाँ से कौन सी घड़ी में तुम्हारा साया हमारे परिवार पर पड़ा था, तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपने विनती की थी, इसीलिए हमने आपको एक मौका दे दिया, पर अब हम पछता रहे हैं। आखिर क्यों हमने अब आपकी शादी उदय से होने दी। अगर हमारे परिवार की बेइज्जती हो जाती तो चलता, पर कम से कम आपका मनहूस साया शायद हमारे परिवार से दूर रहता। दादी जी ने बड़ी कठोरता से आरोही पर ही सब चीज़ों का इल्ज़ाम मढ़ दिया। दादी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मैं उदय से बात करने की कोशिश करती हूँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आरोही ने बड़ी हिम्मत जुटा दादी जी से कहा। आरोही नहीं चाहती थी कि दादी जी गुस्सा करे और उनकी तबीयत उस वजह से ख़राब हो जाए, इसीलिए उसने दादी जी को शांत करने के लिए कहा, यह जानते हुए भी कि वह कुछ भी कह ले, अगर उदय ने ठान ली है तो वह नहीं लौटेगा। हमें आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है। हमारे कमरे से बाहर चली जाओ। हमारे पोते ने जब एक फ़ैसला कर लिया है तो वह अपने फ़ैसले से कभी नहीं हटते। वो अभी नहीं आएंगे, पर हमने उनसे बात करके रखी है कि 1 महीने में उन्हें लौटना पड़ेगा। उन्होंने हमें 1 महीने का बोलकर ही बाहर हैं और हमने उन्हें साफ-साफ कह दिया है कि उन्हें अपना काम 1 महीने के अंदर ख़त्म कर लौटना ही पड़ेगा। दादी जी ने तेज़ आवाज़ में कहा। उन्होंने कहा था कि आप हॉस्टल में रहना चाहती हैं। आपके हॉस्टल में जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चले जाइए, बल्कि हमारे लिए अच्छा ही है। आपको देखते ही हमारा मन खराब हो जाता है। उदय बेटा 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। जब तक वह नहीं लौटते, आप हॉस्टल में रह लीजिएगा, हमारी नज़रों से दूर। और हो सकेगा तो इस 1 महीने के अंदर ये भी सीख लीजिएगा कि कैसे रहा जाता है और एक पत्नी के कर्तव्य कैसे निभाए जाते हैं। दादी जी की बातें सुन आरोही की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वैसे तो वह बहुत हिम्मत से काम लेती थी, पर दादी जी के आगे वह अक्सर कमज़ोर पड़ जाया करती थी। पर दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहीं रहने दो ना प्लीज़। आरोही ने विनती भरी नज़रों से दादी जी को कहा। वह ऐसे समय में दादी जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। बंगले में बहुत नौकर चाकर हैं, मुंशी जी भी हैं ध्यान रखने के लिए, पर फिर भी किसी परिवार वालों को साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए वह बाहर नहीं, बंगले में ही रहना चाहती थी। अब क्या हमारी हर बात का काटना ज़रूरी है? जब हमने कह दिया है कि तुम जा सकती हो तो चले जाओ, और तुम्हारे यहाँ होने से हमारी तबीयत और ख़राब ही होगी। और हम यह भी जानते हैं कि आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो चली जाओ। हमने हमारे पोते से कह भी दिया है, तो चले जाओ। हमें अपनी बातें बार बार दोहराना पसंद नहीं है। अब तुम इस कमरे से बाहर जा सकती हो। दादी जी की ऐसी बातें सुनकर आरोही ना चाहते हुए भी दादी जी के कमरे से बाहर चली जाती है
और अपने बैग में कुछ कपड़े और ज़रूरत के सामान रख बाहर जाने लगती है। हम आपका सामान गाड़ी में रखवा देते हैं, मुंशी जी बहुत पुराने काम करने वाले ने आरोही का बैग लेते हुए कहा। प्लीज़ दादी जी का ध्यान रखना और कुछ भी ज़रूरी हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कीजिएगा। मुंशी अंकल, अब मैं चलती हूँ, आप दादी जी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। आरोही ने मुस्कुराकर मुंशी जी से कहा और कार में बैठ हॉस्टल के लिए निकल गई। आरोही पूरे समय हॉस्टल में ही रही। वह हर रोज़ मुंशी जी को फ़ोन कर दादी जी की तबीयत पूछती, उन्हें दादी जी के सेहत का ध्यान रखने को कहती। वहीं उदय, जो 1 महीने का कहकर गया था और अब 1 महीने से अधिक हो गया था और अब वह अब तक नहीं लौटा था। 1.5 महीने होने को थे और अचानक से दादी की तबीयत खराब हो जाती है। दादी जी की तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर ने उदय को दादी जी की बीमारी के बारे में उसे बता दिया। दादी जी की बीमारी के बारे में सुनते ही उदय वहाँ से तुरंत अपने देश के लिए निकल पड़ा। आरोही, जो इन 1.5 महीनों में हॉस्टल में रही, वह इन 1.5 महीनों के दौरान कई बार उदय से बात करने की कोशिश करती थी। उदय उसका फ़ोन तो उठाता, पर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता था। बस थोड़ी सी बातचीत कर वह फ़ोन कट कर देता। पहले 1 हफ्ते तो उसने आरोही से बात भी नहीं की थी, पर 1 हफ्ते बाद ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, वह आरोही का फ़ोन उठाने लगा। भले ही वह आरोही के सवालों का जवाब ना देता, पर वह उसका फ़ोन तो उठा रहा था। आरोही इतने में ही खुश थी और आज दादी जी की तबीयत खराब होने की खबर आते ही आरोही भी हॉस्टल से निकल बंगले पर पहुंच गई थी और वहीं उदय भी फ्लाइट पकड़कर वापस आ रहा था। दादी माँ कैसी हैं? उदय को खबर मिलने के 8 से 9 घंटे के अंदर उदय फ्लाइट पकड़कर भारत आ गया और टैक्सी पकड़ बंगले में पहुंचा और तेज कदमों से बंगले के अंदर आया। अपना बैग वहीं हॉल में ही छोड़कर भागते हुए दादी के कमरे की ओर गया और वहां पहुंचते ही डॉक्टर से दादी जी की तबीयत के बारे में पूछने लगा। आरोही भी उसी कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। दादी जी को उसे देखना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए वह दादी जी से थोड़ी दूरी बनाकर ही खड़ी थी। गुस्सा करने की वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब ना हो जाए, इसीलिए आरोही उनकी नज़रों से दूर खड़ी थी। उदय को देखते ही आरोही की नज़र दादी से हटकर उदय पर चली जाती है। पूरे 1.5 महीने बाद उदय लौटा था। दादी जी को ऐसी हालत में देख उदय एक आंखों में आंसू आ गए थे और आरोही भी उदय और दादी जी की ओर देख रोए जा रही थी। अब ठीक है, बस जैसे हमने आपको बताया था कि अब यह लास्ट स्टेज पर है, इनका बच पाना बहुत मुश्किल है और इनके पास जितनी ज़िंदगी बची है वह जी ले, क्योंकि यह कैंसर दिल के ऐसी जगह पर है कि वह ऑपरेशन से नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए आपकी दादी जी ने यह फैसला लिया है कि वह ऑपरेशन ना कराकर उनके पास जितनी बची हुई ज़िंदगी है वह उसे जीना चाहती हैं। तो आप लोग अब बस इतना ही कर सकते हैं कि उनका अच्छे से ध्यान रखें। कल ही उदय की दादी जी की बीमारी के बारे में पता चला। इससे पहले उसे दादी जी के बीमारी के बारे में नहीं पता था। उसे यह पता था कि दादी जी की तबीयत खराब है, पर उन्हें हार्ट का कैंसर है ये नहीं पता था। उसे 1 दिन पहले ही खबर मिली कि दादी जी की तबीयत खराब है, उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। यह सब जानने के बाद उदय तो मानो जैसे टूट ही गया था। दादी जी ने उदय के माँ बाप के जाने के बाद उदय को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसका परिवार और जीने का सहारा बस दादी माँ और आरोही ही थी। दादी जी भी अब उससे दूर जाने वाली हैं। इस खबर को सुनते ही वह पूरी तरह टूट गया था। अब हम चलते हैं, हमने इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें थोड़ा आराम हो जाएगा। आप बस दवाइयाँ समय समय पर देते रहिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, डॉक्टर ने बड़ी विनम्रता से कहा। मुंशी जी डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आइए, उदय ने वहाँ काम कर रहे मुंशी जी से कहा। जिसके बाद मुंशी जी
और डॉक्टर सभी लोग दादी जी के कमरे से बाहर चले गए। अब इस कमरे में सिर्फ दादी जी, उदय और आरोही ही बचे थे। बाकी सभी बाहर चले गए थे। उदय रोते हुए दादी जी के पास उनका हाथ पकड़ कर बैठा था। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं वीडियो एक दिन छोड़ कर अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाती।